जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी सीडीपीओ का जो होम साइंस का सिलेबस है इसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, जेपीएससी सीडीपीओ के फॉर्म भरे जा रहे हैं और 20 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जिनको पता भी नहीं है कि झारखंड में ऐसी कोई वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। हाँ, सीट थोड़े कम हैं, 64 सीट हैं, लेकिन आपको एक ही चाहिए। लेकिन मैंने सुना है जैसे बच्चों के बीच में ऐसी बातें हैं कि ज़्यादा पैसा लग रहा है फॉर्म भरने का, 650 रुपया लग रहे हैं। तो अगर आपकी नौकरी हो जाती है तो ये 650 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप मेहनत से बचना चाह रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि केवल 64 सीट है और इसके लिए फॉर्म ही क्या भरना है, तो ये पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। तो ये आपके अंदर जो आपका अपने पर विश्वास है ना, उसकी कमी है। नहीं तो आज के समय में अगर जो बेरोज़गारी का दौर है और ऐसे बेरोज़गारी के समय में अगर इस तरीके की वैकेंसी आई है तो आपको फॉर्म भरने चाहिए। देखिए, आज का वीडियो जो है ये होम साइंस के सिलेबस पर है। अब अगर होम साइंस कब पढ़ना है आपको, तो जब आप मेंस का एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको पढ़ना है। और मेंस के जैसे जून में आपका 10 जून को आपका प्रीलिम्स है, तो उसके तुरंत बाद आपके मेंस लिए जाएँगे, तो समय आपको ज़्यादा नहीं मिला है आपको तैयारी करने का। तो हर दिन आपको लगभग 1 से 2 घंटे आपको अपने मेंस के लिए भी देने हैं। अगर आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर अपने मेंस में होम साइंस विषय ले रखा है, लेना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं होम साइंस लूँगा, क्यों लूँगा या लूँगी, लड़कियाँ पढ़ सकती हैं या नहीं, लड़के पढ़ सकते हैं या नहीं, तो ये आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय बनाइएगा कि आप होम साइंस क्यों लें या क्यों नहीं लें, या क्या आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसी को जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो आप पूरा देखेंगे। देखिए, सिलेबस क्या है, तो गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम, गृह विज्ञान इसको इंग्लिश में हम लोग होम साइंस बोलते हैं। देखिए, क्वेश्चन कैसे आएगा, टॉपिक आपको पढ़ना क्या है, तो खंड क में आपको आहार एवं पोषण क्या है, आहार एवं पोषण। अब आहार मतलब जो भोजन हम लोग करते हैं। अब जैसे चावल खाते हैं तो हम लोग को कार्बोहाइड्रेट जो है वो मिलता है, या रोटी खाते हैं, या फिर वसा वो युक्त अगर भोजन ले रहे हैं तो हमारे बॉडी में किस चीज़ की आपूर्ति हो रही है। और ये देखिए, आहार वर्गीकरण और कार्य, अगर हम आहार करते हैं, लेते हैं, तो आहार का वर्गीकरण कितने तरह के आहार होते हैं और उसका कार्य क्या है, भोजन का काम क्या है, पोषण। अब कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, रासायनिक संरचना और वर्गीकरण, मतलब इस जो खनिज है, मतलब जो विटामिन है, जो वसा है, जो प्रोटीन है, इसका आपका वर्गीकरण पूछ रहे हैं। रासायनिक संरचना आपसे पूछी जा रही है, रासायनिक संरचना इसकी क्या होगी। अगर हम लोग भोजन में अगर हम लोग वसा ले रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं, तो इसका कार्य क्या है, ये करता क्या है। पोषण, अगर मान लीजिए कि हमारे भोजन में, एक बार फिर करें, अगर हमारे भोजन में अगर वसा की कमी है, या फिर माफ कीजिए, हम जो भोजन ले रहे हैं उसमें प्रोटीन की कमी है, जिससे कि हमारे बॉडी में प्रोटीन नहीं जा पा रहा है या हमारे बॉडी में वसा नहीं जा पा रहा है, तो इस कारण से कौन कौन सी समस्याएं आपको, हमारे स्वास्थ्य पे इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो वो आपको बताना है कि पोषण की कमी से होने वाले रोगों के लक्षण, प्राप्ति का स्रोत। अगर हम लोग प्रोटीन चाहिए तो हम लोग क्या खाएंगे तो हम लोग को प्रोटीन मिलेगा, अगर वसा चाहिए तो क्या खा लेंगे कि हम लोग को वसा मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो ऐसा क्या खाएंगे। बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझा रही हूँ, और जितना आसान शब्दों में समझा रही हूँ ना, इतना ही आसान है होम साइंस। और मुझे जब नहीं लगता है कि आप लोग 10वीं तक तो ये सारे टॉपिक तो आप ज़रूर पढ़ेंगे। अगर आप साइंस विषय लेकर के आपने इंटर नहीं किया है या आपका साइंस विषय नहीं रखा है, तो 10वीं तक तो आप ये ज़रूर पढ़े होंगे, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीज़ भी आप ज़रूर पढ़े होंगे। तो दैनिक आवश्यकता मतलब हम रोज के भोजन में क्यों ये सारा चीज़ ज़रूरी है, वो आपको बताना है। ऊर्जा की मांग, और बॉडी में अगर ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा के जो स्रोत हैं, आखिर क्या मांग है, क्यों ये चाहिए, ऊर्जा की मांग को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपको पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पाचन, अवशोषण और चयापचय, किस तरीके से, अगर मान लीजिए हम प्रोटीन ले रहे हैं तो उसका पाचन कैसे हो रहा है। भोज्य समूह, अब भोज्य समूह यानी कि अगर हम लोग भोजन ले रहे हैं, जैसे कि इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित भोज्य समूह की संरचना, रासायनिक संगठन और पोषण मूल्य। अनाज और दालें,
फल और सब्जियां, दूध और दूध से बने पदार्थ, वसा और तेल, मांस, मछली, अंडा, पेय पदार्थ और मसाले, ये भोज्य समूह हैं। और यही हम लोग, कोई दाल खा रहा है, कोई चावल दाल सब्जी खाता है, कोई उसमें दही के साथ लेता है, लोग दूध भी पीते हैं, लोग रोटी भी खाते हैं, लोग मतलब ये फल और सब्जियां भी खाते हैं। ये भोज्य समूह है। भोजन को पकाने की विधि, अब जैसे भोजन पकाने की अलग अलग विधि है। कोई ये भोज्य पदार्थों के पोषक मूल्यों पर उनका प्रभाव, कोई क्या करता है कि भोजन को बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करके पकाता है, कोई बॉयल करके खाता है, कोई ना तो बहुत ज़्यादा बॉयल होता है, ना तो बहुत ज़्यादा फ्राई होता है, कुछ में तेल बहुत ज़्यादा लगता है, किसी में केवल आप उसको कच्चा भी खाते हैं। तो वो भोजन पकाने की कौन-कौन सी विधि है, ये विधि आपको बतानी है। अगर हम लोग और भोजन पकाने की विधि पर इस पोषक मूल्य का क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि किसी चीज़ को अगर हमने आलू लिया और उसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई कर दिया और एकदम पकौड़े की तरह उसको तल दिए, तो उनके कौन से पोषक तत्व की कमी हो सकती है या फिर बढ़ोतरी हो सकती है, ये आपको बताना है भोजन पकाने की विधियां में। खाद्य संग्रह एवं संरक्षण, देखिए भोजन को संग्रह करते हैं, खाद्य का संग्रहण करना या फिर उसको संरक्षण करना। जैसे कि भोजन संदूषण, भोजन विषाक्तता, मान लीजिए कि आज हम लोगों ने खाना बनाया और उसको हम लोगों ने रख दिया बहुत देर तक, घंटों घंटों तक वो खाना जो है वैसे ही पड़ा हुआ है, तो क्या उसमें कीटाणु जो है वो पैदा हो जाएंगे, क्या भोजन विषाक्त हो जाएगा, या दूसरे दिन जो खाने अगर हम लोग खाते हैं तो क्या वो भोजन जो है वो विषाक्त हो जाएगा। या फिर अगर हम लोग भोजन का संग्रहण करेंगे, मान लीजिए कि मैंने सब्जी बनाया, तो सब्जी को ज़्यादा लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए, या फिर हमारे घर में बहुत ज़्यादा आ गया कोई ऐसा टमाटर जिसकी बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग कितना ही टमाटर खाएंगे, लेकिन टमाटर को लंबे समय तक अगर मुझे रखना है तो मैं उसको किस तरीके से उसका यूटिलाइज कर सकती हूँ, कैसे उसको रख सकती हूँ। तो खाद्य संग्रहण की विधियाँ, खाद्य परीक्षण के सिद्धांत तथा विधियाँ, तो ये जो है परिरक्षण, माफ कीजिएगा, खाद्य परिरक्षण की सिद्धांत और विधियाँ, तो क्या अचार बना करके हम लोग रख सकते हैं, या फिर मतलब बहुत तरीका है उसको रखने का, कोल्ड स्टोरेज में भी रखा जाता है, या फिर अलग अलग तकनीक है, तो उन तकनीकों का आपको बताना है। तो अगर आपको हल्का भी अगर हिंट मिल जाए ना, तो ये हमारी दिनचर्या की चीज़ें हैं, रोज के जीवन में घटने वाली बातें हैं ये सारे, तो इसके आंसर क्या आप नहीं कर सकते हो, यही है होम साइंस। तो चलिए, ये खंड क था, तो आपने आहार और पोषण जो सबसे टफेस्ट चैप्टर था वो तो आपने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे खंड ख में। खंड ख में दिया हुआ है बाल विकास। अब बच्चों का विकास, बाल विकास मतलब क्या हो जाते हैं बच्चे, और बच्चों का विकास। अगर हम लोग किसी बच्चे को जन्म से लेकर के अगर उसको बढ़ते हुए देखें युवा अवस्था तक, तो आप आराम से उस युवा, वैसे तो आपका समय ही नहीं है कि आप युवा अवस्था तक बच्चों को बढ़ते हुए देखें, लेकिन अगर कोई मतलब अगर बच्चों के बारे में अगर आप जान रहे हैं तो क्या क्या आपको जानना जरूरी है। तो बाल विकास की प्रकृति, महत्व और क्षेत्र, बाल विकास की क्या क्या प्रवृत्ति है, उसका क्या महत्व है बाल विकास का, या फिर उसका क्षेत्र क्या क्या है, जीवन की वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत, विकासात्मक अवस्थाएं। और जो भी लोग बीएड किए हुए हैं, अगर आपने बीएड कर रखा है तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि आपका बीएड में भी ये टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक होता है, बहुत ही आसान। अगर मतलब एकदम हम अगर सोचने समझिए कि हमारी शक्ति है ना, तो इसके आंसर आप कर सकते हो। नवजात शिशु की देखरेख, अब बताओ इसमें क्या है, जन्म प्रक्रिया काल के दौरान देखरेख, जन्म प्रक्रिया काल के दौरान बच्चा का देखरेख कैसे करेंगे, स्तनपान, अगर माता जो है वो बच्चों का स्तनपान किस तरीके से कराएगी, क्या तरीका है, माँ तथा शिशु के लिए स्तनपान का महत्व, स्तनपान शिशु के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है, या माँ के लिए अपने बच्चे को फीड कराना या स्तनपान कराना क्यों जरूरी है। क्या इसके आंसर आप नहीं लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो एकदम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है विकास के प्रकार, और किसका विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, क्रियात्मक विकास, सामाजिक, भाषात्मक, मतलब समाज में वो किस तरीके से मतलब सामाजिक मूल्य होना बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान में। और अगर बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके समाज के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, और वो एक सामाजिक प्राणी होना चाहिए, तो समाज के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। भाषात्मक,
भाषा क्या होता है कि अपनी बातों को, आपकी अगर बात है तो वो किसी और तक आप पहुँचा रहे हो तो वो समझ रहा है। आपकी बातों को सामने वाला समझ रहा है, आप अपनी भावनाओं को रख रहे हैं और सामने वाला समझ रहा है। तो क्या बच्चे में भाषात्मक ज्ञान होना चाहिए कि होना चाहिए? ज्ञानात्मक विकास, ज्ञान होना चाहिए जो कि हम लोग स्कूल में जाते हैं या फिर घर से ही शुरू हो जाती है। घर ही हमारा पहला विद्यालय होता है, लेकिन बच्चे जब घर में रहते हैं तो क्या सीखते हैं? विद्यालय जाते हैं तो उनका ज्ञान में किस तरीके से वृद्धि होती है, ज्ञानात्मक विकास, और इन सभी का विशिष्ट गुण और क्या-क्या प्रक्रिया है। शैशव काल के सामान्य रोगों का निवारण और प्रबंधन और प्रतिरक्षण। अब बच्चा जो है तो उनमें सामान्य रूप से कौन-कौन से रोग होते हैं? तो अक्सर बच्चों का आपने सुना होगा कि जॉन्डिस हो जाता है बच्चों को, या फिर पहले के समय में पोलियो नामक गंभीर बीमारी जो है उससे बच्चे ग्रस्त हो जाते थे। अगर बच्चों में कुपोषण है तो कुपोषण के कारण भी बच्चों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो उन बीमारियों के बारे में आपको नॉलेज रखना है, क्यों बीमारी वो मतलब किसकी कमी से वो बीमारी हो रही है, टीकाकरण जो है वो कैसे इसके लिए हेल्पफुल हो सकता है, और ये बीमारी का क्या इलाज हो सकता है, निवारण उसका कैसे है। या फिर अगर अवश्य बच्चों का बीमार अगर बच्चा हो जाता है, और कुछ ऐसे भी बीमारियां होती हैं जो फंगल से होती हैं, फंगल इन्फेक्शन होता है, या हमारा वातावरण अगर शुद्ध स्वस्थ नहीं है तो वैसे में भी बच्चों में जो है बीमार पड़ते हैं, या फिर बच्चों को सही तरीके से पोषण नहीं मिल रहा है, माता का जो स्तनपान वो नहीं करा पा रही है, तो भी बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये बाल विकास में आएंगे। छोटा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, थोड़ी बहुत भी अगर जानकारी अगर आप ले रहे हैं तो अच्छा खासा आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आहारिकी। तो आहार आयोजन का सिद्धांत, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक, जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं में के दौरान आहार। जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या है ना, आहारिकी में आहार आयोजन, मान लीजिए कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है और उसके मुंह में दांत जो है वो सारे टूट गए हैं, तो अगर आप उनको कुछ ऐसा चीज़ खिलाइए जो हार्ड हो तो क्या वो खा पाएगा? नहीं। तो आपको उनके लिए कैसा भोजन देना है? तो थोड़ा लिक्विड भोजन देना है, या फिर ऐसा जिसमें दांत की आवश्यकता नहीं। अगर छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, जो दूध पीता हुआ बच्चा है, 6 माह के नीचे का बच्चा है, अगर आप उसको खिचड़ी खिलाइएगा या फिर आप उसको बिस्किट खिलाइएगा या फिर कुछ ऐसा चीज़ जो थोड़ा हार्ड है, उसके उसके मतलब उसके पेट को पचाना, जो उसका आमाशय है वो सही से पचा नहीं पाएगा उसको, क्या आप वैसा चीज़, या फिर दांत अगर उसके मुंह में है नहीं तो वो उसको तोड़ नहीं पाएगा, तो ऐसा चीज़ नहीं खिलाएंगे। ये सामान्य सी जानकारी हर किसी को होती है, ये जनरल नॉलेज की और दिनचर्या की चीज़ें, आपको ये नॉलेज है ऑलरेडी पहले से है, आप वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है? क्योंकि अगर गर्भवती महिला अगर गर्भवती है तो उसका भोजन कैसा होना चाहिए? सुपाच्य होना चाहिए, जल्दी पचने वाला होना चाहिए, हल्का भोजन होना चाहिए, कम वसा वाली भोजन होना चाहिए, तो कुछ ऐसा जो बच्चों को के लिए भी वो मतलब पौष्टिक हो, क्योंकि पेट का जो बच्चा होता है ना तो उसके पास तक भी वो भोजन पहुंचता है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं तो ये महिलाओं का भोजन कैसा होना है? अगर महिला अगर स्तनपान करा रही है, बच्चे को फीड करा रही है, तो उसके भोजन कैसे होने चाहिए? विद्यालय के पूर्व बच्चों, मतलब अगर विद्यालय जा रहा है बच्चा, उसके पहले बच्चा क्या-क्या खा सकता है? विद्यालयी बच्चे, जो बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो विद्यालय जाने के पहले बच्चा क्या खा मतलब वो उस उम्र के बच्चे क्या खाएँगे? या फिर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको क्या, वो कैसा भोजन लेंगे? तो अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है क्योंकि वो स्कूल जा रहा है बच्चा, बॉस को उसको जाने-आने में परिश्रम, समय ज़्यादा वहाँ पर रहना है, कम समय आपको लंच का एक बीच में बस एक ब्रेक मिलेगा जिसमें वो बच्चा खाएगा, तो लेकिन उसके पहले भी एनर्जेटिक रहना है और लंच के बाद भी एनर्जेटिक रहना है, और ज़्यादा समय तक बच्चा घर से बाहर है तो उसका पोषण भोजन कैसा होना चाहिए ये दिया हुआ है। किशोरावस्था में अगर बच्चा है और वो किशोरावस्था में पहुँच रहा है तो उसके भोजन कैसे होंगे? जो वयस्क पुरुष है, 18 प्लस 18 प्लस अगर पुरुष है या फिर स्त्री है या फिर वृद्धावस्था के लिए अनुमोदित आहारीय मान और पोषकीय मार्गदर्शन, उनका भोजन कैसा होना चाहिए, उनके उनके भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता है, यही तो है होम साइंस। नेक्स्ट है आहार चिकित्सा का सिद्धांत। सामान्य आहार का रूपांतरण, पूर्ण तरल आहार, अर्ध तरल आहार या मृदु आहार। तो आहार का रूपांतरण, मान लीजिए कि अगर धान से चावल निकला, उस चावल से आप क्या क्या बना सकते हो? कुछ ऐसा चीज जो पूर्ण तरल आहार है, पूरी तरह से लिक्विड भोजन है, या फिर अर्ध तरल आहार जैसे कि खिचड़ी वगैरह हो गया, वो हो गया। पूर्ण तरल आहार जैसे जूस वगैरह पूरी तरह से वो लिक्विड फॉर्म में है।
लेकिन अर्ध तरल आहार जैसे खिचड़ी हो गया, वो अर्ध तरल आहार में आ गया। मृदु आहार मतलब बिल्कुल हल्का भोजन, एकदम सुपाच्य और तो बहुत हल्का भोजन। विभिन्न स्थितियां और बीमारियां जैसे अल्प भार, अगर बहुत ज़्यादा मोटा व्यक्ति है तो मोटा व्यक्ति अगर है या मोटी महिला है तो उसको कैसा भोजन लेना चाहिए। कोई बुखार अगर हो गया किसी के घर में, अगर किसी कोई बीमार पड़ा, अगर उसको फीवर हुई है, उसको क्या, उसका कैसा भोजन होगा। या फिर किसी को कब्ज हुआ है, खाना सही से पचा नहीं है उसको, या पेप्टिक अल्सर, अगर उसको अल्सर है, या फिर उसको हेपेटाइटिस, एलर्जी के कारण अगर कोई बीमारी है, ये नैदानिक लक्षण आ रही है, मतलब उसका लक्षण क्या होगा और उस लक्षण के आधार पर उनका भोजन किस तरीके से होना है। तो ये आपको पढ़ने हैं किसमें, आहारिकी में। तो ये भी टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान आप इसको कहोगे। अब हम लोग अगला जो खंड है वो है खंड घ। अब खंड घ में क्या है, गृह प्रबंधन। मान लीजिए कि घर को आप कैसे रखोगे, तो गृह का प्रबंधन, घर का प्रबंधन। और अक्सर ये कहा जाता है कि महिलाएं जो होती हैं वो घर की, मतलब वो जो गृहिणी ऐसी, जो उनको होम मिनिस्टर कहा जाता है महिलाओं को अक्सर, क्यों, क्योंकि वो गृह प्रबंधन अच्छा से करती हैं। लेकिन अब महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं रह गया है। जो पुरुष हैं वो भी जानते हैं कि घर का प्रबंधन, अब क्या क्या जानते हैं, घर प्रबंधन, अर्थ मान लीजिए कि अगर आपके घर में पैसे आ रहे हैं, तो पैसा अगर घर चलाने के लिए आ रहा है तो कितने पैसे को कहाँ आपको खर्च करना है, ये चीज़ आपका प्रबंधन, ये मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि अगर पैसे का मैनेजमेंट आप कैसे कैसे करोगे। प्रेरक तत्व जैसे मूल्य, लक्ष्य और स्तर का, आपको कहाँ खर्च करना है, आपका लक्ष्य क्या है, आपको करना क्या है और किस लेवल में आपको लेकर के चलने हैं। गृह प्रबंधन की प्रक्रिया जैसे होम मैनेजमेंट, आप उसका कैसे किस तरीके से करेंगे, इसका आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। पारिवारिक साधन, परिभाषा, वर्गीकरण और साधनों की विशेषताएं। पारिवारिक साधनों के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक, मान लीजिए कि अगर जो पैसा है उसके आने का पारिवारिक साधन, साधनों का प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, क्या इसकी परिभाषा है, थकान। तो थकान अगर है इसका कितना प्रकार है, या फिर अगर थकान होता है तो किस कारण से अगर थकान है, और उसको दूर करने का क्या किस तरीके से उसको दूर किया जा सकता है। और कार्य सरलीकरण, अगर कोई काम है जो बहुत टफ है और दिन भर उसमें लग जा रहा है घर के काम में, तो उसको आसान किस तरीके से बनाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य सरलीकरण। समय प्रबंधन, आप टाइम का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समय की मांग और उनका प्रबंधन। देखिए हर समय जीवन में एक जैसा नहीं रहता है, जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आता है, या फिर उम्र के हिसाब से भी बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे कि युवा अवस्था में आपके पास बहुत सारे काम होंगे और काम करने के लिए समय आपके पास कम पड़ रहा होगा, तो उस समय को कैसे आप मैनेज करेंगे। अगर वृद्धावस्था में अगर कोई है तो उसके पास समय बहुत ज़्यादा होता है काटने के लिए, और मतलब उसका समय कट नहीं रहा होता है, तो ऐसे समय में का भी मैनेजमेंट होता है कि आप उसको कैसे मैनेजमेंट करोगे। तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना है। धन प्रबंधन, मान लीजिए कि आप अपने परिवार का बजट बनाएंगे, उसकी क्या परिभाषा है, बजट क्यों बनाएंगे, क्या होता है बजट बनाना, घर का प्रबंधन करना, वो भी कैसा बजट का। बजट अगर आप बना रहे हो, परिवार का बजट, हमको इतने में ही खर्च करना है और इतना ही खर्च करना है, और या फिर इतना खर्च कर लेना है हमको, पानी दीजिएगा। तो ये आपका कि धन प्रबंधन का क्या लाभ है, क्या प्रकार है धन प्रबंधन का, पारिवारिक आय कितनी है, और फिर प्रकार कितना होता है, बजट बनाने का कितना प्रकार होता है, और परिवार के आय पर ही भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। आय का स्रोत क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, किस किस माध्यम से पैसा आना है घर में, बचत और विनियोग, बचत आप किस तरीके से करोगे। निर्णय लेने की प्रक्रिया, मान लीजिए कि अगर आप घर में हैं तो आपके पास डिसीजन मेकिंग भी होना चाहिए। उस निर्णय की प्रक्रिया में, निर्णय की प्रक्रिया की क्या परिभाषा है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन सा महत्वपूर्ण कदम, सामूहिक और व्यक्तिगत निर्णय। बहुत लोग होते हैं ना कि घर में पूरी फैमिली से डिस्कस करने के बाद ही, और कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो लिए जाते हैं घर के सारे लोग से डिस्कशन करने के बाद। तो और कुछ निर्णय होता है जो व्यक्तिगत होता है, वो मतलब वो लेना पड़ता है। तो उसके बारे में आपको बताना। आंतरिक सज्जा, सज्जा मतलब कि घर की सज्जा, घर को अगर आप सजा रहे हो तो घर सज्जा के तत्व और सिद्धांत। गृह सज्जा में फर्नीचर की व्यवस्था, मान लीजिए कि घर है, एक छोटा सा रूम है, आप उसके अंदर एक बेड भी डाल दिए, उसके अंदर सोफा भी डाल दिए, उसके अंदर अलमारी भी डाल दिए, और पूरा घर जो एकदम पैक हो गया, और उसमें ना हवा आने का चांस है, ना रोशनी आ रही है,
तो क्या वैसा रूम अच्छा होता है? तो उस तरीके से आपको लिखना है, क्वेश्चन जैसा आएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि टॉपिक क्या और ये टॉपिक कितना आसान है, और क्या आप बहुत लोग मेरे स्टूडेंट हैं ना, वो जानते ही नहीं है कि आखिर होम साइंस में पूछा क्या जाता है, होता क्या है ये होम साइंस। मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये आपको बाध्य नहीं करूँगी कि आपको यही विषय लेना है, लेकिन हाँ मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि आखिर होम साइंस में पढ़ा क्या जाता है। फिर यहाँ दिया हुआ है फर्निशिंग और रंग, अगर मतलब कैसा रंग होना चाहिए घर का, अगर बड़ा रूम है तो उसका रंग कैसा होना चाहिए, रूम अगर छोटा है तो उसका रंग कैसा होना चाहिए, अगर किचन में आप कलर करवा रहे हो तो उसका रंग कैसा होना चाहिए, अगर वॉशरूम का कलर है तो वो कैसा होना चाहिए, तो ये आपको बताना। ये उपभोक्ता शिक्षा। अब वस्त्र और परिधान, ये अगला टॉपिक है और ये खंड अंग है। वस्त्र और परिधान, मान लीजिए कपड़े पहने जाते हैं और उस कपड़े में वो रेशा जो है, वस्त्र का रेशा, कोई कॉटन होता है, कोई नायलॉन होता है, कोई रेनॉन होता है, कुछ सिंथेटिक होता है, तो कुछ मिक्स्ड होते हैं। तो प्राकृतिक और कृत्रिम रेशा, प्राकृतिक रेशा किसको कहते हैं, कृत्रिम रेशा किसको कहते हैं, और इसका क्या इतिहास रहा है, इसकी उत्पत्ति कैसे बनाई, इसका वर्गीकरण और इसकी विशेषताएं। धागा और कपड़े का निर्माण, धागा का निर्माण, साधारण, सम्मिश्रित और नए धागे, धागे कैसे बनते हैं, कपड़ों का निर्माण जैसे कि या तो बुनाई से हुआ या उसको मतलब उसको बुनाई, निटिंग, बुनाई बिनाई या भराई, नमदा बनाना, ये फिल्टिंग करना, भराई करके कपड़े का निर्माण आप कैसे कर रहे हैं। कपड़ों का परिसज्जा, यांत्रिक और रासायनिक परिभाषा, उद्देश्य और कपड़ों की देखरेख और संग्रह, मरम्मत करना। मान लीजिए कि कपड़ा, ठीक है आपने कपड़ा खरीद लिया, लेकिन उस कपड़े का देख रेख करना है ना, अगर उसकी सिलाई खुल गई है तो उसको सिलाई करना है, अगर उसमें कोई दाग लग गया तो उस दाग को हटाना है, उसको धोना, उसको सुखाना, उस पर आयरन करना, या फिर सिले सिलाए वस्त्र, भारत का परंपरागत वस्त्र। ठीक है, तो भारत में कैसे कैसे कपड़े पहने जाते हैं। चलिए अब हम लोग ये खंड च ये देखेंगे। खंड च में क्या है कि इसमें दिया हुआ है बाल मनोविज्ञान, परिभाषा, उद्देश्य और क्षेत्र, बाल अध्ययन की विधि। तो बच्चा जो है अगर वो अध्ययन कर रहा है तो उसकी कितनी विधियां हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं चित्रात्मक जो है वो उस तरीके से आप चित्र बनाइए, नाव का चित्र बनाइए, मछली का, बच्चे को पूछिए ये क्या आपको दिख रहा है, ये है क्या चीज़। तो बच्चों के सीखने का, अध्ययन करने का अलग अलग तरीका होता है। नैदानिक विधि, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, दीर्घकालीन और समकालीन अध्ययन विधियां। जिन्होंने बीएड किया होगा बहुत अच्छे से बाल विकास और बाल मनोविज्ञान, ये बहुत अच्छे से आपको पता है। सीखना, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने का सिद्धांत। बहुत लोग होता है ना प्रयोगात्मक विधि, आप प्रयोग करते हो तब सीखते हो। हम कितना भी आपको बता दें कि ये मत छुओ, ये हाथ जल जाएगा, आप नहीं, जिस दिन जलेगा उस दिन पता चले कि हाँ ये गर्म चीज़ है, इसको नहीं छूना चाहिए, हाथ जल गया। तो विकास के प्रकार, संवेगात्मक, नैतिक और व्यक्तिक विकास, और बहुत ही आसान टॉपिक है। सुनने में आपको लगेगा ना कि ये बहुत टफेस्ट चीज़ है, पढ़ोगे ना तो जो रोजमर्रा के जीवन में जो चीज़ें आपके हो रही हैं वही चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला जो खंड है वो देखते हैं, खंड छ और खंड ज, बस यही है, छ और ज। छ में दिया हुआ है शिक्षा का प्रकार। अब शिक्षा जो है ये अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा है। अब शिक्षा का अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व। आखिर शिक्षा का क्या महत्व है, क्यों शिक्षा लेनी चाहिए। श्रवण दृश्य सामग्री, कुछ ऐसे मतलब श्रवण दृश्य सामग्री, ग्रामीण समाजशास्त्र, ग्रामीण विकास कार्यक्रम में गृह विज्ञान की भूमिका। मतलब गांव के विकास का अगर कोई कार्यक्रम बना रहे हैं तो उसमें गृह विज्ञान की क्या भूमिका है ये आपको बतानी है। पारिवारिक गति की, परिवार के बारे में। अब परिवार जो है इस क्या होता है, इसकी उत्पत्ति, इसकी परिभाषा, परिवार का क्या कार्य है, परिवार कितने प्रकार का होता है, सिंगल परिवार होता है, फिर ये ज्वाइंट फैमिली होता है, सिंगल फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, एकल परिवार, सामूहिक परिवार, लेकिन संयुक्त परिवार। अब ये जो आप लोग बीएड किए होगे, ये जो नहीं की भी होगे ना तो भी ये बहुत आसान टॉपिक है। मैं बार बोल रही हूँ कि बीएड जिन्होंने किया उनके लिए आसान, उनके लिए तो आसान है, वो तो पढ़ ही चुके हैं। लेकिन अगर आप बीएड नहीं भी किए हैं तो भी ये आपके लिए बहुत आसान है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत आसान से है। विवाह, अब विवाह क्यों किया जाता है, क्या परिभाषा है विवाह की, इसका कितना प्रकार है विवाह का,
कार्य, विवाह के अभिप्रेरक, जीवन साथी का चुनाव। जीवन साथी का चुनाव कैसे करेंगे? ये तो हर कोई का अपना अपना आंसर होगा। जीवन साथी का चुनाव कैसे करेंगे? विलंब से अगर शादी हो रही है, विलंब की शादी। वैवाहिक समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य, महिलाओं की समस्या, अभिभावक, वृद्धावस्था, यहाँ से तो क्वेश्चन आना है। यही है होम साइंस दोस्तों। चलिए अब ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, ये लास्ट टॉपिक था। तो आपको पढ़ना क्या क्या है? आपको परिवार के बारे में पढ़ना है, आपको पढ़ना है शिक्षा के बारे में, आपको बाल विकास पढ़ना है, आपको बाल मनोविज्ञान पढ़ना है, आपको आहार और पोषण के बारे में पढ़ना है, आपको गृह सज्जा के बारे में पढ़ना है। यही सारा तो टॉपिक है होम साइंस। तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि होम साइंस में क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है और कैसे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। बहुत सारे टॉपिक तो आपको पढ़ने भी नहीं पड़ेंगे, आपको ऑलरेडी पहले से पता है। लेकिन दोस्तों ये एग्ज़ाम का सवाल है। एग्ज़ाम अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो और सही सटीक आंसर करते हैं तो आपके रिजल्ट आने की संभावना है। तो मैं होम साइंस आपको पढ़ाने वाली हूँ स्टडी विद स्मृति ऐप पर CDPO के लिए, JPSC CDPO के लिए। तो आप सभी होम साइंस के क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। 1 महीने का ये बैच होगा और 1 महीने में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे अधिक से अधिक कंटेंट को लगभग खत्म कर देने की। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।